हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी पीवाईक्यू सीरीज में हम करेंटली पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिडर्सल एडीआर, जिसके अंडर हम पढ़ते हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट डोमिनेंटली। बट इसके अलावा और भी एक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल लोक अदालत से रिलेटेड है, मीडिएशन से रिलेटेड लेटेस्ट एक्ट भी है। ठीक है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले ही चैनल पर ला चुके हैं। इट्स हार्डली 10 मिनट पार्ट, पहले उसे जरूर देख लो। कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, प्लस आपको समझ में आ जाता है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इस पार्ट को पूरा देखना, क्योंकि इसमें जो लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं इंक्लूडिंग 2024, जो कि ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड जितनी भी केस लॉज रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं पूरे 10 सालों में, वो एक साथ डिस्कस होंगे। रादर देन डिवाइडिंग देम रैंडमली इन टू पार्ट्स, उन्हें एक ही जगह कर दिया है। ठीक है, तो पूरा लेक्चर ध्यान से देखना। आर्बिट्रेशन से 4 क्वेश्चन आते हैं, इजी टॉपिक है, 4 क्वेश्चन आराम से निकल सकते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लेक्चर के बाद पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी पीवाईक्यूज की। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। एंड एक साइड नोट ऑलरेडी, अगर ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज अपनी वीडियो की सेटिंग जरूर चेक कर लीजिए। यूट्यूब अपने आप उसे ऑटो डब कर देता है। आई हैव टर्न्ड इट ऑफ फ्रॉम माई साइड, बट फिर भी वो हो रहा है कई लोग के लिए। ठीक है, ऑल्सो इफ देर इज एन एरर इन एनी क्वेश्चन, प्लीज आप एक बार पिन कमेंट चेक करना। अगर आपको वहां सोल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हो। डू मेंशन द टाइमिंग ऑफ दैट क्वेश्चन, मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है ट्रैक करना कि आप एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अ सेटलमेंट एग्रीमेंट इन कंसिलिएशन प्रोसीडिंग? कंसिलिएशन की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है उसका स्टेटस पूछा है। ठीक है, ए नॉन बाइंडिंग, बी सेम एज अ सेटलमेंट अवार्ड, सी अनलाइक अ सेटलमेंट अवार्ड, या फिर डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज बी, सेम एज सेटलमेंट अवार्ड। बेयर एक्ट में जाओगे, सेटलमेंट वर्ड ढूंढो कहाँ मेंशन्ड है। सेक्शन 30 बात करता है, जिसमें पॉइंट नंबर 4 देखो क्या है। एन आर्बिट्रल अवार्ड ऑन अग्रीड टर्म्स शैल हैव द सेम स्टेटस एंड इफेक्ट, हमसे स्टेटस पूछा था, एज एनी अदर आर्बिट्रल अवार्ड ऑन द सब्सटेंस ऑफ द डिस्प्यूट। ठीक है, तो उसका सेम वो होगा वैल्यू जो कि एक सेटलमेंट अवार्ड का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सब क्लॉज 4, अब आपको सेक्शन बता दिया कहाँ जाना है। ठीक है, एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज इन राइटिंग इफ इट इज कंटेन्ड इन, एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट राइटिंग में है अगर, ऑप्शन ए इफ इट इज कंटेन्ड इन, ऑप्शन ए अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय द पार्टीज, ऑप्शन बी an exchange of letters, telegrams or other means of telecommunication which provide a record of agreement, option C exchange of statements of claim and defense in which the existence of the agreement is alleged by one party and not denied by the other, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। हमें सेक्शन बता दिया है, जाके देखते हैं वहां पे। 7 में गए, सब क्लॉज 4 को देखा। एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन इज इन राइटिंग इफ इट इज कंटेन्ड इन, एक एग्रीमेंट आर्बिट्रेशन का राइटिंग में माना जाता है अगर ये सब चीजें हों। ए डॉक्यूमेंट साइन बाय पार्टीज, बी और सी देखोगे एग्जैक्ट सेम पॉइंट जो हमारे ऑप्शन है वो मेंशन्ड है। पूरे ध्यान से पढ़ना, ये मैं पूरा पढ़ के दोबारा सुना नहीं रही हूँ। वर्ड्स को प्लीज मैच करना, कहीं पे नॉट हो यहाँ पे मान लो, और यहाँ पे ऑप्शन में नॉट नहीं लिखा है तो आंसर उल्टा हो जाएगा, राइट। तो ये रिस्क मत लेना कि मैंने ऐसे बोल दिया तो आप आगे बढ़ गए। आप इन तीनों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन मैच करेंगे आपके क्वेश्चन से। कहीं पे नॉट का उल्टा घुमा दिया, कुछ कर दिया, तो उस केस में वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे सेम है, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 रिपील्स, ये जो एक्ट है 96 का, ये किसको रिपील करता है? रिपील करना मतलब खारिज कर देना। ऑप्शन ए आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, ऑप्शन बी आर्बिट्रेशन प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन एक्ट 1937, ऑप्शन सी फॉरेन अवार्ड्स रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट एक्ट 1961, या डी ऑल ऑफ द अबव। ये जो 96 का एक्ट है ये किसको रिपील करता है? अब ये बेर एक्ट में कहाँ मिलेगा? बेर एक्ट में सर्च करो, रिपील से रिलेटेड कहीं कुछ लिखा है, क्योंकि मोस्टली अगर कोई नया एक्ट पुराने को रिपील करता है तो एक सेपरेट सेक्शन होता है उस चीज को एक्सप्लेन करते हुए, एंड मोस्टली एंड में दिया होता है। हमेशा जरूरी नहीं है, ज्यादातर एंड में होता है। यहाँ पे भी सेक्शन 85 बात करता है रिपील एंड सेविंग्स को लेके, जहां हमें इन तीनों सेक्शन के नाम दिए हैं जो हमारे ऑप्शंस थे, और बोला है कि ये तीनों इसके थ्रू रिपील होते हैं। तो आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इज ए, किस तरीके की प्रोसीडिंग होती है? ऑप्शन ए जुडिशियल, ऑप्शन बी क्वासी जुडिशियल, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेटिव, या डी नन ऑफ द अबव। तो देखो एडमिनिस्ट्रेटिव तो नहीं होती है, इतना तो अब तक आप आर्बिट्रेशन के बारे में जानते हो। सवाल है या तो जुडिशियल होती है या क्वासी जुडिशियल, इन्हीं में कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखो, कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स में जाके देखोगे सेक्शन 19, डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर, एग्जैक्ट ये वर्ड कहीं नहीं मिलेगा, ये इम्प्लाइड है। इम्प्लाइड मतलब किसी चीज को पढ़ के समझना। तो ये अब आपका टाइप 2 क्वेश्चन है। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कैसे अप्रोच करना है पेपर को। आई बटन में लिंक होगा, नहीं होता नहीं देखा है तो उसे जरूर देखना। ठीक है, तो हमने वहां जब बात की थी तो ये टाइप 2 क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट बेयर एक्ट से पढ़ के सॉल्व नहीं होगा कि यहाँ वर्ड लिखा दिख गया और आगे मार्क करके चले गए। आपको पढ़ के समझना होगा और फिर आंसर मार्क करना होगा। ठीक है, तो हम सेक्शन 19 जब देखते हैं तो लिखा है द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय सीपीसी एंड एविडेंस।
तो अगर कोर्ट होता तो इन चीज़ों से बाउंड होता, पहली बात, पूरी तरह अगर जुडिशियल होता। सेकंड पार्ट, पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन द प्रोसीजर। जुडिशियल प्रोसीडिंग में ऐसा नहीं होता है। आप जब कोर्ट में केस लेके जाते हैं तो आप आपस में दो लोग फ्री नहीं होते हैं कि हमें किस तरीके से प्रोसीजर कैरी ऑन करना है, किस लैंग्वेज में करना है, प्रोसीडिंग्स का मैनर क्या होगा। वहाँ एक फिक्स तरीका होता है, ठीक है, और आप बाइंड होते हैं एविडेंस के रूल से, इन सबसे। क्वासी जुडिशियल है अ मिक्स ऑफ बोथ, जुडिशियल की तरह है पर एग्जैक्टली पूरी तरह नहीं है। तो आंसर इज बी, क्वासी जुडिशियल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज एडहॉक आर्बिट्रेशन। अब ये वर्ड भी ना बैराक में कहीं नहीं दिया है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। एडहॉक किससे बोलते हैं? एडहॉक वर्ड का अगर आपको मतलब पता है तो आप इसको ज्यादा अच्छे से गेस कर पाओगे। देखो फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, जब आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स देखते हो तो कुछ होते हैं परमानेंट प्रोफेसर्स, आपने सुना होगा, और कुछ को आप सुनते होगे कि ये एडहॉक पे पढ़ा रहे हैं। एडहॉक मतलब टेम्परेली पढ़ा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे यहाँ काम कर रहे हैं, परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो एडहॉक का मतलब आपको पता चल गया। हमसे पूछा है एडहॉक आर्बिट्रेशन क्या होता है। ऑप्शन ए, it is a proceeding administered by the parties themselves with rules created solely for that specific case. Option B, parties make their own arrangement with respect to all aspects of the arbitration including the laws and rules, ठीक है। ऑप्शन सी, द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन, द लैंग्वेज एंड द स्कोप एंड इश्यूज टू बी रिजॉल्व बाय मींस ऑफ आर्बिट्रेशन है, या फिर डी, ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर इज डी, ए एंड बी। देखो आर्बिट्रेशन ना दो तरह के होते हैं, इंस्टीट्यूशनल और एडहॉक, ठीक है। एडहॉक मैंने आपको मीनिंग तो समझा ही दिया। दे आर नॉट कंडक्टेड बाय एन इंस्टीट्यूशन, पार्टीज देमसेल्व्स डिसाइड की प्रोसीजर क्या होगा, रूल क्या होगी, फीस क्या होगी, एक्सेट्रा। ऑप्शन सी जो दिया है, ये जो है ना, सुनने में तो सही लग रहा है क्योंकि ये बेरैक में तो दिख रहा है, लैंग्वेज स्कोप सबकी बात हो रही है, पर ये हर तरह के आर्बिट्रेशन पे अप्लाई होता है, सिर्फ एडहॉक पे नहीं, ये सब पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो हमारे लिए ज्यादा प्रोबेबल आंसर कौन सा आता है, ए एंड बी वाला, ठीक है। एडहॉक एज अ वर्ड इज नॉट डिफाइंड इन दी बेरैक, ये इम्प्लाइड है बेस्ड ऑन सेक्शन 9 जो मैंने आपको अभी समझाया। एंड सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 में दिया है, पार्टीज में ऑथराइज एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन, किसी को भी आप ऑथराइज कर सकते हो टू बी एन आर्बिट्रेटर, ठीक है। तो ये एडहॉक में यही पॉइंट्स आते हैं, ए एंड बी, कि आप खुद से डिसाइड करते हो चीजें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कैन बी टर्मिनेटेड, किन सिचुएशंस में आर्बिट्रल प्रोसीडिंग जो है वो टर्मिनेट यानी खत्म की जा सकती है। स्टेटमेंट 1, फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड। स्टेटमेंट 2, इंटरिम अवार्ड। स्टेटमेंट 3, वेयर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इशूज एन ऑर्डर फॉर द टर्मिनेशन, जब ट्रिब्यूनल जो है वो ऑर्डर इशू करता है टर्मिनेशन के लिए। ऑप्शंस क्या है, ए 1 एंड 3, ऑप्शन बी 1 एंड 2, ऑप्शन सी 2 एंड 3, या फिर डी तीनों। करेक्ट आंसर इज ए 1 एंड 3। देखो सेक्शन 32 में गए, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, आपको दिख रहा है टर्मिनेशन से रिलेटेड बात हो रही है, तो बेर एक्ट में जाओ, देखो टर्मिनेशन की बात कहाँ हो रही है, सेक्शन 32। अब ये समझ में आ रहा है कि इसी में आंसर हो सकता है या इसके एक ऊपर या नीचे मैक्सिमम। इसमें क्या लिखा है, द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स शैल बी टर्मिनेटेड बाय द फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड। ये था हमारा स्टेटमेंट 1, तो 1 तो हर हाल में सही है, ऑप्शन सी आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और बाय एन ऑर्डर ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अंडर सबसेक्शन 2, यानी एक ऑर्डर पे भी हो सकता है, वेयर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इशूज एन ऑर्डर फॉर टर्मिनेशन, यानी 3 भी ठीक है। तो 1 एंड 3 कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, इन्हीं दो ऑप्शंस में, तो ये दो एलिमिनेट हो गए। अब सवाल होता है कि 2 है या नहीं। अगर 2 सही है तो आंसर डी होगा, अगर 2 नहीं है तो आंसर ए होगा। इंटरिम अवार्ड के बारे में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कि इंटरिम अवार्ड के बेसिस पे टर्मिनेशन हो सकता है। प्लस इसको नॉर्मली भी सोच के देखो, इंटरिम मतलब बीच में की, जैसे इंटरवल होता है ना, उस तरीके से इंटरिम। टेम्परेली कोई ऑर्डर पास कर देना कि अभी आगे और चीजें प्रोसीड होंगी, टेम्परेरी एक सोल्यूशन दे देना किसी को। तो इंटरिम अवार्ड के बेसिस पे प्रोसीडिंग टर्मिनेट थोड़े होगी, वो एक टेम्परेरी कुछ अवार्ड पास किया गया है, अभी आगे और प्रोसीडिंग होगी और फिर फाइनल अवार्ड आएगा, ठीक है। तो इसलिए लॉजिकली भी इंटरिम अवार्ड के बेसिस पे टर्मिनेशन नहीं हो सकता। तो 2 नहीं सही है, 2 हर ऑप्शन में जहां जहां हट गया, आंसर इज ए 1 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 29 ऑफ द 1996 एक्ट, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स विद मोर देन वन आर्बिट्रेटर, एनी डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कैसे लिया जाएगा। ऑप्शन ए, एक से ज्यादा अगर आर्बिट्रेटर बोला है तो डिसीजन किस तरह से होता है। ऑप्शन ए, शैल बी मेड बाय ऑल मेंबर्स, सारे मेंबर्स डिसाइड करेंगे। ऑप्शन बी, शैल बी मेड बाय टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स, यानी 2/3 लोगों को अग्री करना जरूरी है। ऑप्शन सी, शैल बी मेड बाय द चीफ आर्बिट्रेटर, या फिर डी, शैल बी मेड बाय मेजोरिटी। अब ये दो ऑप्शन ना बहुत एक से लगते हैं, बट ध्यान देखो, यहाँ सिर्फ मेजोरिटी बोला है, यहाँ 2/3 मेजोरिटी, दोनों में फर्क है। अगर एक क्लास में 12 लोग हैं तो मेजोरिटी कितनी हुई, 7, 6 हाफ होते हैं ना, तो 7 लोग मेजोरिटी हो गए। बट 2/3 मेजोरिटी ऑफ 12 इज डिफरेंट, ठीक है, यानी 8 लोग का एग्री करना जरूरी है, तो दोनों में फर्क है, ठीक है। आंसर इज डी, शैल बी मेड बाय मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। सेक्शन 29 में देखोगे डिसीजन मेकिंग बाय पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स, डिसीजन मेकिंग पे बात हो रही थी, तो वहां पे हम गए। यहाँ लिखा है अगर एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर है, एनी डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी मेड बाय मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, 2/3 कहीं भी नहीं लिखा है, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोक अदालत। अब लोक अदालत का क्वेश्चन आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन एक्ट से नहीं होगा, उसका एक्ट ही अलग है, ठीक है। अगर वो आपके बेर एक्ट में नहीं है देन डू कैरी अ प्रिंट आउट ऑफ दैट, ओके। इनकरेक्ट पूछा, ये ध्यान देना। ऑप्शन ए, नो कोर्ट फीस इज रिक्वायर्ड इन लोक अदालत। ऑप्शन बी, लोक अदालत कैन डील विद ऑल सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। ऑप्शन सी, अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज अ डीम्ड डिग्री। या फिर डी, नो अपील अगेंस्ट अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज अलाउड। करेक्ट आंसर क्या है? बी, लोक अदालत कैन डील विद ऑल दी सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। कैसे आओ देखने हैं। ये बेयर एक्ट है लोक अदालत से रिलेटेड, ठीक है। इसका सेक्शन 21 जब देखते हो, अवार्ड ऑफ लोक अदालत, पहली बात तो यहाँ क्लियरली लिखा है कोर्ट फी पेड इन सच केस शैल बी रिफंडेड इन एनी मैनर, यानी फीस नहीं लगती है लोक अदालत में, ठीक है। तो ए सही है, नो कोर्ट फीस इज रिक्वायर्ड, ये बात सही है, पर हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, डीम्ड टू बी अ डिग्री, एवरी अवार्ड ऑफ लोक अदालत डीम्ड टू बी अ डिग्री, स्टेटमेंट सी भी यानी सही है, ये भी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, जो भी अवार्ड लोक अदालत दे रहा है इट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज, नो अपील शैल लाई। क्या दिया है स्टेटमेंट डी, नो अपील, ये भी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन गलत हो गया। तीन ऑप्शन आपके वैसे भी गलत हो गए, तो बचा भी, इधर वे आंसर यही है, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो भी आपको आंसर मिल गया। अब सवाल ये आता है ये क्यों इनकरेक्ट है, एक वर्ड की वजह से, इसकी वजह से। लोक अदालत सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर्स को देख सकता है, ये बात सच है, पर सारे देख सकता है नहीं। हमने ये आईपीसी में भी पढ़ा था कि जैसे क्रिमिनल जो केसेस होते हैं, कुछ कंपाउंडेबल होते हैं, कुछ नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। छोटे में मोटे केसेस में तो आप सेटलमेंट करा सकते हो, लोक अदालत में छोटी मोटी सजा देके काम खत्म हो गया। पर जो नॉन कंपाउंडेबल केसेस है, मर्डर जैसा केस, ये सेटलमेंट नहीं हो सकता, इसमें प्रॉपर कोर्ट केस होगा, ठीक है। तो वो लोक अदालत नहीं लेगा अपने अंदर। बी में क्या है, कैन टेक कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस ओनली, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 19 के सब क्लॉज 5 में, लोक अदालत शैल नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी केस ऑफ मैटर रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट कंपाउंडेबल अंडर एनी लॉ। नॉन कंपाउंडेबल केसेस नहीं ले सकते, इसलिए ये कहना कि सारे सिविल और क्रिमिनल केसेस देख सकते हैं ये गलत है। इस एक वर्ड की वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एज पर द एक्ट। एग्रीमेंट को लेके कौन सी बात गलत है, आपको पता चल गया कौन से सेक्शन को जाके देखना है, जल्दी जाके देखो। ऑप्शन ए, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में बी रिटन एज वेल एज ओरल, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। ऑप्शन बी, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में बी इन द फॉर्म ऑफ अ सेपरेट एग्रीमेंट, सेपरेट एग्रीमेंट के फॉर्म में हो सकता है। ऑप्शन सी, मे बी इन द फॉर्म ऑफ एन आर्बिट्रेशन क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन डी, मे बी फॉर ऑल और सर्टन डिस्प्यूट्स विच मे अराइज बिटवीन पार्टीज। आपने अगर पार्ट 1 देखा है तो आपको पता होगा ये और ये ऑप्शन सही है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। उल्टा आपको ये भी पता होगा कि ये गलत है, क्योंकि ये सिर्फ रिटन हो सकता है, ओरल नहीं हो सकता, ठीक है। आंसर इज ए, मे बी रिटन एज वेल एज ओरल। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को जाके देखोगे सेक्शन 7 दिया है, ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट्स विच हैव अराइजन और विच में अराइज, ये आपका पॉइंट नंबर डी हो गया, ठीक है। फॉर्म ऑफ एन आर्बिट्रेशन क्लॉज, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, सेपरेट एग्रीमेंट भी, बी एंड सी भी दिख गया। शैल बी इन राइटिंग, हमें क्या दिया था, ओरल भी हो सकता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In which of the following circumstances an arbitrator may not be challenged as per the act, may not be challenged, किस केस में आप आर्बिट्रेटर को चैलेंज नहीं कर सकते। क्या ढूंढोगे इंडेक्स में, सोच के देखो। आर्बिट्रेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है और उसको चैलेंज करने से रिलेटेड क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड सेक्शन ढूंढिए, ओके। कौन सा पॉइंट सही नहीं है। ऑप्शन ए, व्हेन अ जस्टिफाइड डाउट एज टू हिज इंडिपेंडेंट अराइजेस। ऑप्शन बी, when a justified doubt as to his impartiality arises. Option C, when he possesses the qualifications agreed. Option D, when he becomes ineligible as per the 7th schedule. इसको नहीं भी ढूंढ पाओ ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी अगर सोचो, किस केस में एक आर्बिट्रेटर जो है उसके अपॉइंटमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते, ये पूछा है। अगर ये पक्का डाउट हो जाए, जस्टिफाइबल डाउट हो जाए कि उसकी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड मुद्दा है, मतलब मेरा ही रिश्तेदार बैठा हुआ है आर्बिट्रेटर बन के, तो उस केस में तो हम चैलेंज कर सकते हैं, राइट। हमसे पूछा है नॉट चैलेंज, तो ये आंसर तो नहीं होना चाहिए। इम्पार्शियलिटी को लेके उसकी डाउट हो, इसलिए ये भी आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्हेन ही पोजेसेस द क्वालिफिकेशंस, अगर उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशंस हैं तो हम चैलेंज नहीं कर सकते, राइट। नहीं पूछा है तो आंसर यही होना चाहिए टेक्निकली, राइट, भले डी को आप ना भी पढ़ो। करेक्ट आंसर सी ही है, व्हेन ही पोजेसेस क्वालिफिकेशंस अग्रीड बाय द पार्टी। सेक्शन 12 ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज, सारे पॉइंट यहाँ मेंशन्ड है सब क्लॉज 3 में, कि जस्टिफाइबल डाउट्स उसकी इंडिपेंडेंस या इम्पार्शियलिटी पे है, ए और बी कवर हो गए। डज नॉट पोजेस क्वालिफिकेशन यहाँ लिखा है, अगर उसके पास रेलेवेंट क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। हमसे क्या पूछा कि उसके पास रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है, इसलिए मैंने आपसे पहले के शुरू के क्वेश्चन में क्या कहा था, इस पूरे पार्ट को ध्यान से पढ़ो। ऐसा नहीं होता एक दो लाइन लिखी दिख गई तो आप भाग के कि हाँ हाँ ठीक है, यहाँ डज नॉट लिखा था, ठीक है, और यहाँ पे पोजेसिव लिखा था, उल्टा लिखा था, ठीक है, ध्यान से पढ़ना इसलिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एवरी अवार्ड ऑफ अ लोक अदालत इज डीम टू बी, सवाल ध्यान देना लोक अदालत से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ऑप्शन बी ऑर्डर ऑफ इनकम टैक्स कमिश्नर, ऑप्शन सी डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट, या फिर ऑप्शन डी ए एंड बी। करेक्ट आंसर इज सी, डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट। सेक्शन 21 अवार्ड ऑफ लोक अदालत में क्लियरली लिखा है कि कोई भी ऐसा होगा तो इट शैल बी डीम टू बी डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट। ये हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। नेक्स्ट, ये हैं 2024 के क्वेश्चंस और इनको ध्यान से देखना। 2024 के क्वेश्चंस में ना एक पैटर्न दिखता है जो सिर्फ इस एक टॉपिक में नहीं, हर सब्जेक्ट में आपको दिखेगा। क्वेश्चन बहुत लंबा दिखता है, आपका टाइम खर्च करने का तरीका है ये। जितना मैंने ऑब्जर्व किया, क्वेश्चन वो सिंपल ही पूछ रहे हैं। बहुत कुछ क्वेश्चंस होंगे एक आधे कॉम्प्लिकेटेड, मेजॉरिटी जो है वो आपसे सिंपल पूछते हैं, कॉन्सेप्ट बेस पूछते हैं, जो आप बैराक के बेसिस पे मोस्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 80% पेपर 85% इजीली बैराक के बेसिस पे हो सकता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो आपको इतना लंबा सवाल देंगे और एक कहानी इलस्ट्रेशन के फॉर्म में देंगे। डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि इसने इसका मर्डर किया तो किस सेक्शन के अंडर सजा होगी, नहीं, कहानी बनाएंगे। ए ने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, इसको मार दिया, अच्छा तो फिर क्या होगा। समझ रहे हो? तो वो आपका टाइम वेस्ट कराते हैं कि जो चीज आप 30 सेकंड में पढ़ के मार्क करके आगे बढ़ सकते थे, अब आपको उसको पढ़ने में 2 मिनट लगेंगे। पहली चीज। सेकंड, दे प्ले विद योर माइंड, क्योंकि वो क्वेश्चन लंबा दिखता है तो आपको पहले ही अंदर से नर्वसनेस आ जाती है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं कैसे करूंगा। पहला स्टेप है, अपने आप को शांत रखो, ढूंढो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। कहानी पे फोकस करने की जगह क्वेश्चन पे फोकस करना। ठीक है, अब अप्रोच करते हैं। पहला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडिएशन। अब ये क्वेश्चन मीडिएशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए, mediator imposes a binding decision. Option B, it involves a neutral third party which facilitates negotiation between them. Option C, mediator acts as a judge and renders a verdict. Option D, it is always court ordered. बेयर एक्ट नहीं लेके गए हो मीडिएशन का तो डायरेक्ट तो कॉन्फिडेंस से तो नहीं कर पाओगे। मान लो नहीं लेके गए हो तो कैसे सॉल्व करोगे। मीडिएटर किसे बोलते हैं, दो लोगों के बीच सुलह कराना, एक तरीके से आम भाषा में बोले अगर। न्यूट्रल थर्ड पार्टी होनी चाहिए, दो लोग के बीच सुलह किसी एक का बायस इंसान तो नहीं करा सकता, जो दोनों के बीच नेगोशिएशन करा दे, डील करवा दे। ठीक है, सुनने में सही लग रहा है। बाइंडिंग डिसीजन लगवा सकते हो, अगर आप दो लोगों में लड़ाई हो गई है और आप बैठ के सुलह करवा रहे हो, क्या आप बाइंडिंग हो सकते हो? आपके पास इतनी अथॉरिटी है नहीं है, तो ये थोड़ा मुश्किल है। सी, मीडिएटर एक्ट्स एज अ जज एंड रेंडर्स अ वर्डिक्ट। मीडिएटर का काम है दो लोगों के बीच नेगोशिएशन कराना, डील कराना, बात कराना, सुलह कराना। उसका काम जजमेंट देना, वर्डिक्ट देना नहीं होता है कि मैं फैसला सुनाऊंगा, नहीं, तुम सिर्फ सुलह कराने की कोशिश करोगे, तो ये भी नहीं होगा। कोर्ट ऑर्डर्ड हमेशा होता है, ऐसा भी नहीं है। तो आंसर बी लॉजिकली सही बैठ रहा है। बाकी बेयर एक्ट बेसिस पे यस, मीडिएशन एक्ट 2023 ये नया एक्ट है। इसके सेक्शन 3 में देखोगे मीडिएशन की डेफिनेशन दी है कि एक प्रोसेस है जहां एक थर्ड पार्टी आके लोगों का सेटलमेंट कराती है आपस में। ठीक है, तो न्यूट्रल थर्ड पार्टी। सेक्शन 3 में ही 1 में मीडिएटर की डेफिनेशन दी है, अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू बी अ मीडिएटर बाय द पार्टीज। ठीक है, और सेक्शन 5 में हमें बताया है, मे वॉलेंट्री एंड विद म्यूचुअल कंसेंट टेक्स स्टेप, यानी सेक्शन पॉइंट नंबर डी यहाँ खारिज होता है। हमेशा कोर्ट ऑर्डर हो जरूरी नहीं है। पार्टीज जो है कोर्ट में जाने से पहले आपस में मर्जी से कर सकती हैं, जो हम लोग घरों में नहीं करते हैं, किसी तीसरे बंदे को बुला के सुलह करवाना। जरूरी नहीं है पहले कोर्ट जाया जाए सीधे। ठीक है, पहले आपस में सुलह कराने की कोशिश करते हैं, बट बाइंडिंग नहीं होता है। नहीं किसी को मंजूर हो तो वो कोर्ट चला जाएगा, क्या कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, लेंथ दिख रही है, लग रहा है कुछ बहुत घमासान चीज पूछी है, शांति से पढ़ो समझ में आएगा। अ डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन एबीसी एंड एक्सवाईजेड, दो दो कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया है। ठीक है, रिगार्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट दैट बोथ पार्टीज हैड एंटर्ड इनटू, एक कॉन्ट्रैक्ट था पार्टी ए और पार्टी बी में, इसको लेके हो गया डिस्प्यूट। एग्रीमेंट इंक्लूड्स एन आर्बिट्रेशन क्लॉज विच स्टेट्स दैट एनी डिस्प्यूट शैल बी रिफर्ड टू आर्बिट्रेशन। एक क्लॉज दिया हुआ है कि अगर कुछ लफड़ा हुआ तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे। ठीक है, हाउएवर पार्टीज फेल टू अग्री ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर। अब ये है मेन मुद्दा, दो लोग हैं, झगड़ा हुआ किसी भी वजह से हुआ, वी डोंट केयर, हमें बोला है कि वो बोल रहे हैं आर्बिट्रेशन में जाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। ठीक है, पर वो पार्टीज एग्री नहीं कर पा रही हैं कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट कैसे करें, तो इशू क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द एक्ट वुड बी एप्लीकेबल। अब कौन सा प्रोविजन एक्ट का अप्लाई होगा इस केस में ताकि ये इशू रिजॉल्व हो सके। ठीक है, तो हमारा इशू क्या है, इशू ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। बेयर एक्ट में क्या ढूंढोगे आप, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर से रिलेटेड सेक्शन, जो आंसर है उसी के अंदर होगा। ठीक है, स्टेटमेंट है, द कोर्ट विल अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 11 इफ द पार्टीज फेल टू अग्री ऑन वन। इन्होंने तो लो यहाँ सेक्शन दिया है कि अगर दोनों आपस में नहीं तय कर पाते हैं तो फिर सेक्शन 11 के अंडर कोर्ट अपॉइंट करेगा। इसको वेरीफाई करने का तरीका क्या है, सेक्शन 11 में गए, उसको पढ़ो ध्यान से, थोड़ा लंबा सेक्शन है, ध्यान से पढ़ो कि क्या ऐसा लिखा है। ऑप्शन बी, पार्टीज मस्ट म्यूचुअली सेलेक्ट एन आर्बिट्रेटर, फेल कर गए तो आर्बिट्रेशन होगा ही नहीं। अच्छा, ऑप्शन सी, आर्बिट्रेटर मस्ट बी अपॉइंटेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन इन ऑल केसेस। ऑप्शन डी,
पार्टीज कैन रिजॉल्व अपॉइंटमेंट इशू बाय ऑप्टिंग फॉर कंसिलिएशन इंस्टेड ऑफ आर्बिट्रेशन। इसका करेक्ट आंसर इज ए, कोर्ट विल अपॉइंट अंडर सेक्शन 11। कैसे? मैंने बोला सेक्शन 11 जाओ, सब क्लॉज 6 देखोगे तो लिखा है अगर वो आपस में नहीं अग्री कर पाते हैं, फेल टू रीच एन एग्रीमेंट, तो कोर्ट अपॉइंट कर सकता है, ये बात लिखी हुई है, तो ए तो वैसे ही सही हो गया। बी क्यों गलत है? कोर्ट इंटरवीन करता है अगर पार्टीज म्यूचुअली एग्री नहीं करती हैं, ऐसा नहीं होगा कि आर्बिट्रेशन ही नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए बी गलत है। सी में आईसीए मैंडेटरी नहीं है, इस बारे में क्लॉज कुछ भी नहीं कहता है। ऑप्शन डी, इट डज नॉट सॉल्व द आर्बिट्रेशन अपॉइंटमेंट इशू। ऐसा है कि आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता तो कंसिलिएशन में चले गए, आपके अग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था आर्बिट्रेशन में जाना है, तो आप वहीं जाओगे, ठीक है। और जब तक दोनों पार्टीज एग्री नहीं करती कि अच्छा छोड़ो हम कंसिलिएशन में चले जाते हैं, तब तक ऐसा नहीं हो सकता। प्लस हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे क्या था? अपॉइंटमेंट को लेके, ठीक है, तो उससे स्टिक करने की कोशिश करो। ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एडीआर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिडर्सल? ओके, ऑप्शन ए, जनरली फास्टर देन लिटिगेशन। ऑप्शन बी, ऑफर्स मोर कॉन्फिडेंशियलिटी देन ट्रेडिशनल कोर्ट केसेस। ऑप्शन सी, इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ बाइंडिंग डिसीजन। या फिर ऑप्शन डी, ऑफन लेस एक्सपेंसिव देन कोर्ट प्रोसीडिंग्स। इसका करेक्ट आंसर इज सी, ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ बाइंडिंग डिसीजन। अब देखो, बहुत लोग कंफ्यूज कहाँ करेंगे, अभी हमने पीवाईक्यूज में पढ़ा था कि लोक अदालत ने अगर कोई फैसला दिया तो वो बाइंडिंग होगा, अपील नहीं होती। तो बाइंडिंग डिसीजन देख के लगेगा हाँ ये बात तो सही है, तो ये नॉट पूछा है, एक्सेट्रा। ऐसे नहीं करना है। एडीआर लिखा है, ध्यान दो। एडीआर मतलब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल, इसके अंदर सब कुछ आता है, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, सारे तरीके आते हैं, ठीक है, सिर्फ एक नहीं आता है। अब हमसे जो पूछा है आंसर इज सी, इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ बाइंडिंग डिसीजन, यही आंसर है। क्यों गलत है देखते हैं। स्टेटमेंट ए, जनरली फास्टर होता है, ये बात सच है, इन मेथड्स को रखा ही इसीलिए जाता है ना, क्या नाम है इसका, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का ऑल्टरनेट तरीका, ठीक है, तो मोस्टली फास्ट होते हैं। ऑप्शन बी, ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, कोर्ट में जो केस होता है वो पब्लिक नेचर का होता है, ये कॉन्फिडेंशियल ज्यादा होते हैं। ऑप्शन सी, ऑलवेज बाइंडिंग, ये बात फॉल्स है। बाइंडिंग होते हैं यस कुछ केसेस में, हमेशा नहीं होते। यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने क्वेश्चन में? ऑलवेज, ऐसे शब्दों को ध्यान दो, ऑलवेज हमेशा नहीं होता ऐसा, ठीक है। मीडिएशन की बात करो, वॉलेंट्री है, लोगों पे बाइंड नहीं कर सकते आप। कंसिलिएशन की बात करो, इट इज नॉट बाइंडिंग जब तक अग्रीमेंट ना साइन हो जाए। नेगोशिएशन भी बाइंडिंग नहीं होता है, जो भी हमने पढ़ा था। और लोक अदालत में बाइंडिंग होता है जैसे सेटलमेंट पहुंचते हैं, हमेशा नहीं होता है, ठीक है। और स्टेटमेंट डी, ऑफन लेस एक्सपेंसिव, ये बात भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर से लंबा क्वेश्चन देखो। किरण एंड मीरा आर इन्वॉल्व इन द आर्बिट्रेशन वेयर किरण वॉज अवॉर्डेड ₹10 लाख एज कॉम्पेंसेशन। दो लोग हैं आर्बिट्रेशन में इन्वॉल्व थे, एक उनमें से एक को 10 लाख का कॉम्पेंसेशन मिला है, ठीक है। मीरा रिफ्यूजेस टू पे द अमाउंट, सामने वाले ने पैसे देने से मना कर दिया, क्यों? आर्ग्यूइंग दैट द अवार्ड वॉज नॉट एनफोर्सिएबल बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज इन द प्रोसेस। उसने बोला कि अवार्ड एनफोर्सिएबल ही नहीं है, कुछ प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है, ठीक है। किरण ने डिसाइड किया टू अप्रोच द कोर्ट टू एनफोर्स आर्बिट्रल अवार्ड। अच्छा, कौन सा प्रोविजन होगा विच विल गवर्न द एनफोर्समेंट? सारी कहानी एक तरफ, मेन क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन सा प्रोविजन एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड को गवर्न करता है? क्वेश्चन इतना सही है, ऊपर सारी सिर्फ कहानी है, ठीक है। सेक्शन 34, सेक्शन 36, सेक्शन 9, सेक्शन 11, 4 सेक्शन जाके देखो, आंसर मार्क करो। अब वो आपसे पुराने स्टाइल में पूछते ना तो सीधे पूछते एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड किस सेक्शन में होता है, और इतने इतने 4 ऑप्शन देते, आप 30 सेकंड में करके आगे बढ़ जाते। अब उन्होंने आपका 1 मिनट खर्च करवाया, पहले इसको पढ़ो। दूसरा, आपको डराया लंबा क्वेश्चन देके। तीसरा, आपके दिमाग में डाला कि इसको बार बार पढ़ो, कहीं इसमें तो कोई हिंट नहीं छुपा हुआ है। ये कंफ्यूज करने के तरीके हैं। मुद्दे पे फोकस करो, पूछा क्या है। 4 सेक्शन दिए, आंसर इज बी, सेक्शन 36। अब कौन सा किस बारे में बात करता है सब यहाँ लिखा हुआ है। अब हम बढ़ते हैं केस लॉस की तरफ, ठीक है। चलो केस लॉस का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्ट 1 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट would equally apply to international commercial arbitration held outside India unless any or all provisions have been excluded by the agreement between the parties। पूछा गया कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्ट 1 है एक्ट का वो इक्वली अप्लाई होगा इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को भी, जो इंडिया के बाहर हुआ है, अनलेस एनी और ऑल दी प्रोविजंस हैव बीन एक्सक्लूडेड, ओपनली एक्सक्लूड ना किए गए हों अग्रीमेंट में। ऑप्शन है भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग। ऑप्शन बी, यूनियन इंडिया वर्सेस एसोसिएटेड ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन सी, हकीम सिंह वर्सेस गमोन। ऑप्शन डी, अजमेरा ब्रदर्स वर्सेस सूरज नारायण कुमार। करेक्ट आंसर इज ए, भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग। देखो, इस केस की समरी बेसिकली क्या है, ये मैंने ऑनलाइन ही उठा के डायरेक्ट डाल दिया ताकि आप यहाँ समझ जाओ। बात वही बोली थी कि पार्ट 1 जो है एक्ट का अप्लाई होगा टू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सीटेड आउटसाइड इंडिया अनलेस एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड बाय द पार्टीज। यानी आपके एग्रीमेंट में अनलेस आपने ओपनली ये बात लिखी नहीं है कि इंडिया वाला नहीं अप्लाई होगा, तब तक इंडिया वाला अप्लाई हो सकता है, ठीक है।
केस में क्या हुआ था, बी जो है मतलब भाटिया जो है एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इनके साथ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज था कि आईसीसी जो पेरिस में उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। डिस्प्यूट हुआ, भाटिया ने इशू रेस किया इंडिया में अंडर आर्बिट्रेशन एक्ट, ठीक है। सेकंड पार्टी ने ऑब्जेक्ट किया कि इनका तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनता है, जिस पे इंडियन कोर्ट ने कहा कि नहीं ज्यूरिसडिक्शन बनता है, पार्ट 1 अप्लाई होता है भले आउटसाइड इंडिया हो, अनलेस तुमने ओपनली अपने एग्रीमेंट में ये बात डलवाई नहीं हो कि नहीं इंडिया वाला नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। हालांकि ये बात बाद में ओवरटर्न की गई थी बैल्को केस में, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बैल्को केस वर्सेस केसर एल्यूमिनियम 2012 का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। इस बात को यहाँ पे ओवरटर्न किया गया था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, दैट इंडियन कोर्ट्स कुड ओनली इंटरवीन इन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया इफ द पार्टीज हैड नॉट एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड द एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, बट नैरो डाउन कर दिया जाएगा, ये बात बोली गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Equality is a dynamic concept with many aspects and dimensions, and it cannot be cribbed, cabined, and confined within the traditional and doctrinaire limits. From a positivistic point of view, equality is antithetic to arbitrariness. In fact, equality and arbitrariness are sworn enemies. बेसिकली इस केस में इक्वालिटी की और आर्बिट्रेरियस की बात की गई है कि ये दो चीजें ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है। दे आर स्वॉन एनिमीज, ओके। इक्वालिटी इज एंटीथेटिक मतलब एकदम उल्टा ऑफ आर्बिट्रेरियस। किस केस में ये बात उठाई गई थी? ऑप्शन हैं जेस्पर एंड स्लॉन्ग वर्सेस स्टेट ऑफ मेघालय, ऑप्शन बी वज्रवेलु मुदलियर वर्सेस स्पेशल डेप्यूटी कलेक्टर, ऑप्शन सी ई पी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ आर्यन, ऑप्शन डी इन पंजाब कम्युनिकेशन लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज सी, ई पी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस में क्या हुआ था, लैंडमार्क केस माना जाता है 1974 का। इट एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल दैट स्टेट एक्शंस कैन नॉट बी आर्बिट्रेरी एंड इट एक्सपैंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 14। स्टेट के जो एक्शन है वो आर्बिट्रेरी नहीं हो सकते, ये बात कही गई थी। आर्टिकल 14 का स्कोप एक्सपैंड हुआ था टू इंक्लूड प्रोहिबिशन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस, ठीक है। केस कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, जब रोयप्पा एक आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने चैलेंज किया था अपना ट्रांसफर एंड सप्रेशन फ्रॉम हिज पोस्ट एज चीफ सेक्रेटरी, ये आर्ग्यू करते हुए कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है और आर्बिट्रेरी है। सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिया था कि हाँ ये ट्रांसफर आर्बिट्रेरी है और ये आर्बिट्रेरीनेस एंड इक्वालिटी कंपैटिबल नहीं होते हैं। बेसिकली रोयप्पा केस में डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस की बात की जाती है, आर्टिकल 14 का स्कोप एक्सपैंड होता है, इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन आर्बिट्रेरीनेस एंड इक्वालिटी की बात की जाती है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। दूसरे केस को देखो, वज्रवेलु मुदलियर केस किस बारे में था, कॉम्पेंसेशन से रिलेटेड था, आर्टिकल 31 में। पंजाब कम्युनिकेशन लिमिटेड केस था रीअफर्मिंग रीजनेबल एंड आर्बिट्रेरीनेस, ठीक है। उसका इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं था। तो इक्वालिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस से रिलेटेड हो तो आंसर रोयप्पा केस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जजमेंट इन विच केस शोज that delicate balance carefully crafted by the model law and enshrined in section 34 between finality of arbitral awards on one hand and permissible judicial review on the other, ठीक है। ऑप्शन है रेणु सागर पावर कॉर्पोरेशन वर्सेस जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी ओएनजीसी वर्सेस सौ पाइप्स, ऑप्शन सी सुंदरम फाइनेंस वर्सेस एनईपीसी, ऑप्शन डी ओलंपस सुपर स्ट्रक्चर्स वर्सेस मीना विजय खेतान, ठीक है। आंसर इज ए रेणु सागर पावर। इस केस में क्या हुआ, बेसिकली रेणु सागर एक इंडियन कंपनी थी और जनरल इलेक्ट्रिक फॉरेन की कंपनी, इनके बीच में एग्रीमेंट था, इंटरनेशनल आर्बिट्रल क्लॉज थे, ठीक है। अब बाहर इंडिया के आर्बिट्रेशन हुआ भी, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रिक ने इसका इन्फोर्समेंट कहा कि इंडिया में होना चाहिए इस अवार्ड का जो उसे बाहर मिला है। तो रेणु सागर ने ऑब्जेक्ट किया कि ये तो इंडिया की पब्लिक पॉलिसी को वायलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक पॉलिसी मस्ट बी इंटरप्रेटेड नैरोली फॉर फॉरेन अवार्ड, कि फॉरेन अवार्ड की अगर बात हो रही हो तो इंडिया की पब्लिक पॉलिसी को नैरो वे में इंटरप्रेट किया जाएगा, बहुत एक्सपैंड करके नहीं। इंडियन कोर्ट्स मस्ट एक्सरसाइज एक्सट्रीम रेस्ट्रेंट, डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। इंडियन कोर्ट्स को बहुत ज्यादा इंटरप्रेटिव, बहुत ज्यादा ओपन होने की जरूरत नहीं है, बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। फॉरेन अवार्ड को लेके क्या कहा, इट मस्ट बी इन्फोर्स्ड अनलेस इट क्लियरली वायलेट्स अ नैरो ग्राउंड, कि फॉरेन अवार्ड भी है तो वो इंडिया में लगाया जाएगा, इन्फोर्स किया जाएगा, अनलेस ओपनली इंडिया की किसी बात को वो वायलेट नहीं करता है, किसी पॉलिसी को, ठीक है। तो लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू की बात हुई इस केस में एंड स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक पॉलिसी सेट किया गया। रेणु सागर टेस्ट तक बोला जाता है कि इसके कैसे आप टेस्ट करोगे कि पब्लिक पॉलिसी कितनी हद तक यहाँ पे एक्सपैंड होगी। The court ruled that public policy refers to India's public policy and not that of New York, and an award could only be set aside if it violated a fundamental Indian law, public interest, or justice and morality. The court ultimately found that the award did not violate Indian public policy and dismissed Renu Sagar's appeal. ठीक है? Next question, the provisions of the Arbitration Act of 1996 are to be interpreted being uninfluenced by the principles underlying the 1940 Act. Previous year questions में हम पढ़ चुके हैं 1940 Act को रिपील किया था इस एक्ट ने, ठीक है। तो किस केस में ये कहा गया कि जो 96 का एक्ट है उसको इंटरप्रेट करोगे बिना 40 वाले एक्ट के इन्फ्लुएंस के, ठीक है। ऑप्शंस हैं एमएमटीसी लिमिटेड वर्सेस स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी सुंदरम फाइनेंस वर्सेस एनईपीसी, ऑप्शन सी ओलंपस सुपर स्ट्रक्चर्स, या फिर डी
इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस निसार प्राइवेट लिमिटेड। करेक्ट आंसर इज बी, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, 1999 का केस है, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोविजंस है आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के, उनको इंडिपेंडेंटली और अनइन्फ्लुएंस वे में इंटरप्रेट करना होगा 1940 के एक्ट से, ठीक है। तो 96 का एक्ट जो है वो कंप्लीटली मॉडर्न है, यूएनसीआईटीआरएल के ऊपर बेस्ड, जो कोड है उनका उसके ऊपर बेस्ड है। अर्ली जो 1940 का एक्ट था उसको आप यूज नहीं कर सकते इसको इंटरप्रेट करने के लिए, इसको आपको इंडिपेंडेंटली करना होगा। और इस केस में इंटरिम रिलीफ जो है सेक्शन 9 के अंदर जिसकी बात होती है उसका भी स्कोप एक्सपैंड किया गया था, ठीक है। और केसेस जो थे, एमएमटीसी लिमिटेड वर्सेस स्टेरलाइट, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रर्स एंड वेवर्स, इससे रिलेटेड था। ओलंपस केस रिलेटेड है आर्बिट्रेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that an international commercial arbitration is one which has its juridical or legal seat of arbitration outside India? किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन वो होता है जिसकी ज्यूरिडिकल या लीगल सीट मतलब जहां पे अप्लाई हो रहा हो वो इंडिया के बाहर होती है? भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग, ये केस हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। भारत एल्यूमिनियम कंपनी वर्सेस केसर एल्यूमिनियम टेक्निकल सर्विसेज, द बैल्को केस आई मेंशन्ड देयर, ओके। सी बूज एलन केस या फिर डी विमल किशोर शाह केस। करेक्ट आंसर इज बी, भारत एल्यूमिनियम को वर्सेस केसर एल्यूमिनियम टेक्निकल सर्विसेज, इसको बैल्को केस बोलते हैं मोस्टली, ठीक है। देखो, पार्ट 1 में हमने ये प्रीवियस केस में पढ़ा था, जो एस्टैब्लिश हुआ था ना, उसको ओवररूल किया गया था यहाँ पे कि प्रीवियस प्रेसिडेंट एंड सिग्निफिकेंटली लिमिटेड द एबिलिटी ऑफ इंडियन कोर्ट्स टू इंटरवीन। पिछला जो केस हमने पढ़ा था, जो यहाँ पे पहला केस है भाटिया इंटरनेशनल, उसमें बोला था इंडियन कोर्ट्स पूरी तरह घुस सकते हैं उन मामलों में, पार्ट 1 अप्लाई होता है अनलेस आपके अग्रीमेंट में ओपनली नहीं लिखा है कि इंडियन इंडियन रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। पर यहाँ इस चीज को ओवरटर्न किया गया था। ओवर रूलिंग ऑफ प्रेसिडेंट हुई थी इस केस में, टेरिटोरियलिटी प्रिंसिपल की बात हुई थी, पार्टी की ऑटोनॉमी की बात होती है एंड लिमिटेड जुडिशियल इंटरवेंशन की बात होती है, ठीक है। ये कहा गया सीट क्या होती है जहां का आर्बिट्रेशन लॉ अप्लाई हो रहा हो। तो ये बोला गया अगर वो आउटसाइड इंडिया है तो पार्ट 1 ऑफ 1996 अप्लाई नहीं होगा। पिछले केस में भाटिया केस में कहा था अप्लाई होगा, यहाँ पे ओवररूल किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन सी बूज एलन केस, विच डिस्प्यूट्स आर आर्बिट्ररी एंड विच आर नॉन आर्बिट्ररी, ये बात हुई थी यहाँ पे। एंड विमल किशोर केस आर्बिट्ररी क्लॉजेस से रिलेटेड है, दैट इट कैन नॉट बी इम्प्लाइड इनटू ट्रस्ट डिस्प्यूट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूएनसीआईटीआरएल मॉडल लॉ एंड रूल्स डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट सो एज टू बिकम एन एड टू कंस्टिट्यूट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। किस केस में कहा गया कि ये जो कोड है, मॉडल लॉ का जो कोड है, रूल्स हैं, ये आर्बिट्रेशन एक्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है, कि आप इनको ही अप्लाई करने लग जाओ। ऑप्शन है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ईस्ट कोस्ट बोर्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ऑप्शन बी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एमसी मेहता, ऑप्शन सी टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन डी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इंडियन चेंज क्रोम लिमिटेड। मान लो बिल्कुल ना आता हो तो इस क्वेश्चन में मैं अपना क्या लॉजिक लगाती, बिल्कुल नहीं आता, केस लॉ में आप गेस नहीं कर सकते, तो या तो 1 2 3 4 आप कुछ भी मार्क कर दोगे। बट थोड़ा सा सोचते हैं, इंटरनेशनल मॉडल की एप्लीकेशन की बात हो रही है, तो मुद्दा दो नेशंस के बीच का ही हो सकता है। एमसी मेहता एनवायरमेंट में इतना पढ़ चुके हो, ये इंडिया के अंदर का ही अपना मामला है, प्लस ये एनवायरमेंट रिलेटेड ज्यादा है, तो मैं इसको तो बिल्कुल नहीं टिक करती। ये भी इंडिया की दो है, यूनियन ऑफ इंडिया और टाटा वाले इंडिया के लग रहे हैं, तो इसको भी नहीं मार्क करती। यहाँ पे भी इंडियन पार्टीज ही लग रही हैं। ये एक केस है जहां यूनियन ऑफ इंडिया सरकार का केस है, ईस्ट कोस्ट बोर्ड बिल्डर्स, ये लग रहा है कि बाहर वाले हो सकते हैं, तो मैं इसे मार्क करती अगर मुझे कुछ ना पता होता तो, और आंसर यही है। पर ये हमेशा काम नहीं करता, बट आई एम जस्ट शेयरिंग कि क्या लॉजिक डेवलप किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो 1996 का जो एक्ट है वो इस मॉडल लॉ से इंस्पायर्ड है, इस पे बेस्ड है, पर मॉडल लॉ को आप खुद ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते कि वो वर्ड टू वर्ड हमारे लॉ का पार्ट हो गया है, ठीक है। कोर्ट कैन नॉट यूज मॉडल लॉ टू ओवरराइड द एक्ट इटसेल्फ। ये जो लॉ है ये गाइडिंग इंस्पिरेशन है, बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। वी आर डन विद पार्ट 2। आई नो थोड़ा सा लंबा है, बट इसमें देखो लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं, सारे केस लॉस कवर हो जाते हैं। दो पार्ट मिला के आप देखोगे आपके 4 क्वेश्चन सेफ एंड सिक्योर हो जाएंगे। ईजी है, मुश्किल नहीं है, बहुत छोटे छोटे बेयर एक्ट्स हैं, बेयर एक्ट लेके जरूर जाना, ऐसा ना हो कि छोड़ के जाओ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डू लाइक शेयर एंड कमेंट, कोई भी प्रॉब्लम हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। स्टे ट्यून, बाय बाय।